Welcome back students to lecture number 5 of the chapter Environmental Management। अब स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को पढ़ा था। अगर आपको लेक्चर याद है तो कमेंट करके बताइए उनका असली नाम क्या है। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज अ फ्लो चार्ट विच कैन कम इन द एग्जाम, पहले भी आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमको बचाना पड़ेगा ऐसे जो रेयर एंडेंजर्ड खतरे में है जो जानवर, उनको बचाना पड़ेगा। सेकेंड, एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, कैसे बचाएंगे इन रेयर स्पीशीज को, उनके लिए नेशनल पार्क्स बनाने पड़ेंगे, सैंक्चुरीज बनाने पड़ेंगे जहां पे उनका प्रॉपर केयर किया जाएगा और उनको पोचर से भी बचाएंगे। सो दिस इज वाई हमको एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे ऐसे सैंक्चुरीज को जहां पे इनको प्रिजर्व किया जा सके, इनको अपनी जगह प्रोवाइड की जा सके। फिर थर्ड, डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, उन रीजन्स में कोई भी तरीके का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि हमको पता है वो फॉरेस्ट एरिया है और जहां बहुत सारे जानवर, बहुत वैरायटी, बहुत डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। फोर्थ थिंग वी कैन डू इज प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज। देखो ये खतरे में, ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ये लायन टेल्ड मंकी, हम सबको पता है लायन है, बराबर। तो ये सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाने पड़ेंगे जो नॉर्मल जानवरों पे नहीं भी हो बट इनके लिए अप्लाई होने चाहिए। नेक्स्ट वाला है कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन जनरल हमको सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना चाहिए। सो ये सब हमारी बायोडाइवर्सिटी, इन सबको बचाना हमारा फर्ज बनता है। फिर हम पढ़ते हैं ऑब्जर्विंग द रूल्स। हम रूल्स तो बना देंगे, हम सब चीज़ें तो कर देंगे। मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बोला, जब तक सिविक सेंस नहीं आएगा तब तक ये कुछ नहीं होगा। अगर मैं सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स में जाके कचरा फेंकूंगा, वो प्लास्टिक का रैपर, वो चिप्स का पैकेट, वहाँ जानवरों को जाके पत्थर फेंकूंगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे गवर्नमेंट अकेले को सब कुछ संभालने के लिए। हमको, आपको भी बदलना पड़ेगा और ऐसा कोई कर रहा है तो उसको रोकना भी पड़ेगा। तो ऑब्जर्विंग द रूल्स, हमको इंश्योर करना पड़ेगा ये सारी चीजें हो। अगला है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। आप सबको पता है रिसेंटली हम सब कोविड के वो दौर से गुजरे थे एंड दैट टाइम वी रियलाइज कि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन इमीडिएटली कुछ हेल्प नहीं कर रही थी। तब हम क्या कर रहे थे, हम हमारे ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज पे गए। हम काढ़ा बना के पी रहे थे। हमने पता किया ये मेडिसिन अच्छा है लंग्स के लिए, वो अच्छा है। वो क्यों था, इमरजेंसी में ही क्यों हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर जा रहे हैं। आप जाओगे, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आसपास जाओगे, वहाँ जाते हो, विजिट करते हो, यहाँ वहाँ आपका बेस है, आपको पता होगा कितने सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आके वहाँ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी और संस्कृत। क्यों, ताकि वो हमारे ट्रेडिशनल बुक्स को पढ़ सके, उसमें से वो नॉलेज निकाल सके। और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नॉलेज खास नहीं है, वो बहुत जानकार है। नहीं, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है। दादी नानियों के पास ऐसे ऐसे काढ़े के रेसिपीज़ है जिससे ये सब खांसी, सर्दी, जुकाम तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, वो टेस्ट में थोड़ा ख़राब रहता है लेकिन इफेक्टिव रहता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो वो ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिजर्व करना पड़ेगा प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए। अब टेक्स्ट बुक में देखो ये कुछ है, कुछ टेक्स्ट के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर बीच में दिए इन टेक्स्ट है और कुछ टेक्स्ट बैक सिंबल्स है। ये सिंबल्स क्या सिंबलाइज करें, उनका नाम और उसका वन लाइन एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है और बहुत ईजी है। देखो पहला वाला क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, यूज ऑफ डस्टबिन, क्यों करना है ये तो आप भी लिख सकते हो आराम से एक लाइन में। दूसरा वाला क्या है, सेव एनर्जी, जहां जरूरत नहीं हो वहां एनर्जी को प्रिजर्व करो, फ्यूल को प्रिजर्व करो। नजदीक जाना है चल के चले जाओ, अगर रूम में कोई नहीं है लाइट फैन बंद कर दो, सेव एनर्जी। तीसरा है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, जो जो चीज रीयूज की जा सकती है, रिसाइकल की जा सकती है उसको करो, उसको रेगुलर कचरे में मत फेंक दो। अगला वाला है सेव वाटर। शावर में नहाने को बहुत मजा आता है लेकिन इन दैट प्रोसेस, इंजॉयमेंट के चक्कर में इतनी देर नहा लेते हैं कि बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। अब ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हैं। अगला वाला है सेव फ्यूल। नेक्स्ट वाला अगेन सेव वाटर, टैप को बंद करो। वो लीकेजेस अगर हो रहे हैं घर में किसी टैप में तो बुलाओ प्लम्बर को और थोड़ा खर्चा करके उसको बंद कराओ। पानी वेस्ट मत करो। आप लाइट वेस्ट नहीं करते, घर पे बहुत सारे जन लाइट वेस्ट नहीं करते क्योंकि लाइट का अपना खुद का बिल आता है, ज़्यादा लाइट यूज़ करोगे लाइट बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ आसपास में वाटर बिल अलग से नहीं आता। मुझे बहुत ऐसा अर्ज लगता है कि हर घर का अपना वाटर बिल भी अलग होना चाहिए।
ताकि जो उसको ओवर यूज करे, जो उसका मिस यूज करे, उसको बिल भी ज्यादा भरना पड़े, उसी डर से ही सही कम से कम वो थोड़ा वाटर को प्रिजर्व करे। फिर अगला वाला है सोलार पैनल। ऐसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पे जाओ जो हमारे लिए इको फ्रेंडली भी हो और हम लॉन्ग लास्ट भी कर सके। हमको कोशिश करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल से दूर होने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लोग भी बहुत अवेयर हो गए, बहुत सारी नई बिल्डिंग में भी ऊपर सोलार पैनल्स लग रहे हैं और उन्होंने ये बोला भी है कि उनको बहुत फर्क पड़ रहा है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे। तो ये दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन द प्रेजेंट और फ्यूचर में और बढ़ने ही वाला है। बहुत सिंपल सा ये है, आराम से याद किया जा सकता है। अगले वाले पे चलते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं। ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करती है। अराउंड 25 लाख पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। अब व्हाट इज योर एंड माय रोल इन द एनवायरनमेंट, एक फ्लो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट आपको थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट सब में कवर करने हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा हार्म होने से, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज एंड चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल। जो शॉर्टकट मनी करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को हार्म करके, उनको उनका माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा और हमको रोकना भी पड़ेगा। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो डैमेज हो चुका है, जो पीछे गलतियां हो चुकी है उसको सुधारो। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, कुछ नई टेक्निक्स लाओ प्लांटेशंस की जिसकी वजह से नेचर, एनवायरनमेंट, प्लांट्स, एनिमल्स को प्रिजर्व कर सके। अवेयरनेस, हम ये कर रहे हैं, एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन थ्रू अवर चैप्टर्स वी आर ट्राइंग टू डू दिस। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर्स हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट को कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, अब जो बचा है उसको तो प्रिजर्व करना ही पड़ेगा। रेमेडीज, सोल्यूशन करने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में और लॉस नहीं हो। प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, अभी भी जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा ध्यान नहीं गया तब तक पूरा डिफॉरेस्ट कर दिया किसी ने, किसी पर्सनल इंडिविजुअल ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय किया, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, बहुत इजी सा फ्लो चार्ट है, आराम से याद किया जा सकता है, ध्यान रख के याद कर लेना। अगला कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये थोड़ा सा आपको ऐसा डराएगा, शॉक करेगा, क्यों? देखो, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन दैट इज अ रिजर्वायर, मतलब बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी वहां पे है, एंड इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन, खतरे में है वो बायोडाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब इसके कुछ स्टैट्स देखो, ये आपको डराएंगे। there were 34 highly sensitive biodiversity hotspots related to the entire world। ये वर्ल्ड का कितना परसेंट हिस्सा कवर कर रहे थे ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7, देखो मैं भी पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट भी पास्ट टेंस में, 15.7% एरिया कवर करते थे। देखो हमने क्या करामात की है। एट प्रेजेंट 86% ऑफ दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस, खत्म, 86% सफाई कर दी हमने। क्या बचा हमारे हाथ में आज के डेट में? प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विद दी सेंसिटिव स्पॉट्स। और मेरे को तो ऐसा लगता है जब ये टेक्स्ट बुक प्रिंट हुई होगी, जब ये स्टार्ट लिया होगा, तब 2.3 होगा, अब तक तो पता नहीं और कितना डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा। ये अनफॉर्चुनेटली ये सच है। इट इंक्लूड्स, क्या कवर कर रहा है ये 2.3% में भी क्या कवर हो रहा है? 1,50,000 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है। इमेजिन करो अगर ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो इतनी स्पीशीज खत्म, अर्थ से गायब, कितना बुरा हो सकता है। अब एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इन इंडिया के एंगल से देखे तो आउट ऑफ द 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन। अबाउट 1500 एंडेमिक, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. The Western Ghats, देखो वेस्टर्न घाट्स, इंडिया का मैप लेके आते हैं, देखो कौन से वेस्टर्न घाट्स में एरियाज की बात करना चाहते हैं हम लोग? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला। जब इनकी बात करें, दे आर एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस ढूंढना भी जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से, उसकी माइनिंग और इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन। एशियाटिक लायन, इसका हैबिटेट, ये जहाँ रहता है उसका जो जंगल है वही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वाइल्ड बाइसन कौन है? ये जंगली भैंसा, बाहुबली में देखा था इसको। मैं जब केरला गया था तो केरला के एक जू में देखा था।
और मुझे तब तक लग रहा था कि ये एक फिक्शनल एनिमल है जो मूवी में दिखाया गया होगा। हाँ, थोड़ा सा इलिटरेट रह गया इस मामले में, बट जब पहली बार देखा वो वाइल्ड बाइसन को, अभी भी बोल रहा हूँ बाहुबली के भैंसे को, मैं इतना खुश हो गया देख के, मैं बोला अरे ये तो रियल में एग्जिस्ट करता है और वाकई बहुत सुंदर है, वाकई बहुत सुंदर है। तो वाइल्ड बाइसन के रीजन्स बहुत थ्रेटन हो चुके हैं। मानस सेंचुरी आसाम में है, इट इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स। अब डैम्स आप बोलोगे कैसे खतरा क्रिएट, देखो डैम्स पानी को रोकने के लिए बनते हैं, लेकिन जब डैम फुल हो जाता है, जब पानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा डैम का रिजर्व पानी से भर गया, तो वो डैम्स को खोलना पड़ जाता है, और जब वो खोलते हैं तो एक साथ नीचे के रीजन में पानी जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है। आसाम में बार बार ये फ्लडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, और ये फ्लडिंग में इंसान तो सफ़र करता ही है, जानवर भी डूब के मर जाते हैं, तो ये बार बार हो रहा है। टाइगर एंड राइनो के हैबिटेट्स थे ये रीजन्स, इसीलिए इनकी लाइफ, इनका एग्जिस्टेंस खतरे में आने लग गया है बिकॉज ऑफ दिस। आप समझ सकते हो बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट करती है हमको। अब रादर बायोडाइवर्सिटी नहीं, हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अगर आप एक एनिमल का नाम लेना चाहो तो आप बोलोगे वेस्ट बंगाल टाइगर, द वेस्ट बंगाल टाइगर, द बंगाल टाइगर। ये सुंदरवन सैंक्चुरीज में वेस्ट बंगाल में बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते हैं। आज के डेट में उनका पॉपुलेशन बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि वो सैंक्चुरी भी डिस्ट्रॉय हो रही है, फ्लड्स भी हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, तो बहुत सारा डैमेज हो रहा है इनको। फिर ये डिफॉरेस्टेशन जैसे मैंने बोला एक रीजन है, तो हमको ये रोकना पड़ेगा। आज हम, आप, मैं ये बोल सकता हूँ चलो आप छोटे हो मैं बड़ा हो, लेकिन हमको और पावरफुल बनना पड़ेगा, हमको उस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा कि हम जाके इसको रोक सकें। हम सबको कमाना है, हम सबको सर्वाइव करना है, लेकिन हमको अपने नेचर को भी प्रिजर्व करना पड़ेगा। एक्सेसिव फिशिंग को रोकना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। यहाँ से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, टेक्स्ट बैक है बट प्रॉपरली टेक्स्ट बुक में ठीक से दिए भी नहीं, और बोर्ड्स में बहुत बार पूछ लिए गए ऑलरेडी। तो ध्यान देना, हम 4 स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज और इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। शुरू करते हैं पहले वाले से, एंडेंजर्ड स्पीशीज। आइदर द नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइन, नंबर कम हो गया है या उनका हैबिटेट कम हो गया है इस लेवल पे, टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। आज तो है लेकिन आगे एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर कंजर्वेटिव मेजर्स नहीं किए तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, लायन टेल्ड मंकी, ओके। दूसरा है लेसर फ्लोरिकॉन, एक छोटा सा बर्ड है लेसर फ्लोरिकॉन, ये अभी एंडेंजर्ड में आ चुका है। अगला वाला क्या है, रेयर स्पीशीज, नाम से ही पता है रेयर है ये। तो रेयर स्पीशीज कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड, ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज स्पीशीज बीइंग एंडेमिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही है। एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे नहीं पाया जाता, एक ही जगह पाया जाता है, और अगर वो भी खतरे में चला गया तो ये जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल रेड पांडा, इनसे भी मिला हूं मैं, दार्जिलिंग जू में मिला हूं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही आलसी जानवर है, मतलब आपके मेरी तरह ही है। मैंने तो लिटरली देखा था, काश उस वीडियो को शूट कर पाता, वायरल हो जाता अब तक। तो मैंने उसको देखा था, ऐसा वो एक बार्क पे लेटा हुआ था और कुछ तो हुआ, बैलेंस गिरा और वो सीधा ऐसे जमीन पे गिर गया। आप और मैं क्या करेंगे, कोई भी जानवर क्या करे, जमीन पे गिरेगा, उठेगा ना। वो इतना आलसी, इतना नींद में था कि वो ऐसे सोया हुआ था, वो ऐसे गिरा और उधर ही सो गया। कौन उठे, कौन परवाह करे, विजिटर्स देख रहे, देखने दो। रेड पांडा पर बहुत क्यूट है, मतलब ये ऐसा जानवर है कि अगर परमिशन दे देना गवर्नमेंट तो घर पे लेके आ सकते हैं, इतना प्यारा है। दूसरा मस्क डियर, ठीक है, ये देख रहे हो इसका, दैट इज वाई मस्क डियर। फिर तीसरा हम देखेंगे वल्नरेबल स्पीशीज, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर्स इज अ वरीसम, चिंताजनक विषय है। एग्जाम्पल हमने सुना है, टाइगर, लायन, राइट। अगला वाला है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। इनडिटर्मिनेट मतलब मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं कि ये खतरे में है कि नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो, दीज ऑर्गेनिजम्स अपीयर टू बी एंडेंजर्ड, ऐसा लगता है कि वो खतरे में है, बट ड्यू टू देयर बिहेवियरल हैबिट्स, शाइनेस, उनको शर्म आती है, वो इंसान से डरते हैं, तो जब भी हम जाते हैं उनको एक्सप्लोर करने, ढूंढने, उनके नंबर्स पता करने, वो जंगल में अंदर भाग जाते हैं। अब ये नहीं पता चलता कि उनके नंबर्स कम है कि वो हमसे दूर भाग गए हैं।
इस देर इज नो डेफिनेट एंड सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, जायंट स्क्विरल जिसको बोलते हैं शेखरू। ठीक है, ये चारों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अगला वाला, अब ये टेक्स्ट बैक क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, बट टेक्स्ट बुक में इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया। महान है हमारी टेक्स्ट बुक। अब चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई क्या है, बट ये अगेन एक बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मतलब क्रूएल्टी के बारे में पता चलता है उस जमाने में। इन 1731 अमृता देवी बिश्नोई, ये नाम याद रख लेना, अमृता देवी बिश्नोई along with other 363 बिश्नोईज, एक बिश्नोई कम्युनिटी है। आप देखोगे आज भी, आप देखो तो खेजरली विलेज में, जोधपुर में एक बिश्नोई कम्युनिटी है। 1731 में इन्होंने और इनके सारे 363 बिश्नोईज ने, ये एक अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट नंबर है, इन्होंने अपनी लाइफ दी थी इन खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ, ये खेजरी ट्रीज, जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तब मुझे भी ये जानकारी हुई। खेजरी ट्रीज के बारे में थोड़ा R&D किया तो पता चला इन खेजरी ट्रीज से ही बनती है, मतलब इनके ही एक्सट्रैक्ट से हम बनाते हैं हमारे घर पे, हमारे घरों में बनती है एक सांगरी की सब्जी बनती है। बहुत सारे राजस्थान में इसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सांगरी की सब्जी बनती है, वो इन ट्रीज से बनती है, खेजरी ट्रीज के एक्सट्रैक्ट से बनती है। और इनको बचाने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी ने, अमृता देवी बिश्नोई जी ने अपनी जान दी थी। ये क्यों हुआ था? उस टाइम पे एक पैलेस के कंस्ट्रक्शन के लिए ये तय हुआ था कि उन ट्रीज को काट दिया जाएगा उस एरिया से, लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी ने बोला नहीं, ये नहीं कर सकते आप, ये हमारी लाइवलीहुड का हिस्सा है, ये हमारे नेचर का हिस्सा है, हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, हम इसको काटने नहीं देंगे। एंड एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने क्या किया था, अमृता देवी जी ने और बिश्नोई कम्युनिटी ने, उनकी अमृता देवी की 3 बेटियों ने भी, उन्होंने उन ट्रीज को ऐसे हक करके पकड़ लिया था, उनसे चिपक गए थे, इसलिए इस मूवमेंट का नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट। मतलब कुछ भी हो जाए हम इस ट्री को नहीं छोड़ेंगे, आपको इसको काटने नहीं देंगे। लेकिन वहां उस वक्त जो पावर में थे उन्होंने उन सबको मार दिया। अमृता देवी एंड 3 डॉटर्स वर किल्ड इन दिस मूवमेंट। उसके बाद से ये इतना फेमस हो गया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वहाँ के राजा ने अपनी गलती रियलाइज की, मानी भी, और उसके बाद बट जो हो गया था वो तो हो गया था। बट उसके बाद ये बन गया एक तरीका, चिपको मूवमेंट बिकेम अ रेवोल्यूशन, कि कहीं पे भी नेचर को अगर ट्रीज को काटा जा रहा है तो पीपल डू दिस, वो जाके उसको हक कर लेते हैं और उसको चिपको मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स है आपको पढ़ने हैं, जैसे कि 22 मई का इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। अब मुझे पता है आप मनाओगे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट याद तो कर लो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। कुछ और चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक में दी गई है। देयर इज IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है रेड लिस्ट। इसको मार्क कर देना टेक्स्ट बुक में, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के नीचे ही आपको दिखेंगे बॉक्सेस में। ये रेड लिस्ट है। इसमें आपको ये खास करके ये मार्क करना है कि उसमें 2 टाइप के पेजेस है, एक पिंक पेज है और ग्रीन पेज है। पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो खतरे में वो इसमें डाले जाते हैं, और ग्रीन पेज पे हम उन स्पीशीज के नाम लिख देते हैं जो पहले खतरे में थे बट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से अब वो सेफगार्ड हो गए हैं। सो व्हाइल ग्रीन पेजेस कंटेन द नेम्स ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेव स्पीशीज। मुझे यहाँ पे 3 चीजें दिख रही है, रेड लिस्ट बुक का नाम, पिंक पेज पे क्या है, ग्रीन पेज पे क्या है, आपको ये मार्क करके रखना है। अब स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में भी बोला था ये चैप्टर इजी है, लेकिन इसके आंसर्स याद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट, देयर आर फैक्ट्स विच यू नीड टू मेमोराइज। आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ये चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको आंसर करना इतना आसान भी नहीं है। आप अच्छे लैंग्वेज में 5 पॉइंट नहीं लिख पाओगे खुद से। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, फिर अपने आंसर्स को, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको अगले चैप्टर में मिलता हूं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको यहाँ पे दिखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।